वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 पेपर सेकंड। और इसमें हम पढ़ रहे थे आईएमएफ के बारे में। हमने इसके मताधिकार को पढ़ लिया था, इसका संचालक मंडल पढ़ लिया था, और अब हम इसके कार्य और कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका द्वितीय संशोधनों के लागू होने से पूर्व समता दरों का निर्धारण एवं परिवर्तन। कोष की प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण या फिर क्या करना होता था, अमेरिकी डॉलर में घोषित करना होता था। और उसके बाद सभी सदस्य देशों की मुद्रा का विनिमय मूल्य निश्चित कर दिया जाता था, और यह जो दर थी यही मूल्य की समता दर कहलाती थी। तो इसमें शुरू में तो क्या किया गया, 1% कमी अथवा वृद्धि की व्यवस्था की गई। लेकिन 1971 में जब डॉलर संकट हुआ तो स्मिथसोनियन समझौते के बाद 2.25% तक वृद्धि या कमी की छूट प्रारंभ कर दी गई। उसके बाद भी अधिक परिवर्तन भी आईएमएफ की अनुमति से आधारभूत असाम्य को ठीक करने के लिए कर सकता था कोई भी देश। तो इसके लिए क्या करना होता था उसको, कि यदि सदस्य देश अपनी मुद्रा के 10% तक गठबढ़ करना चाहता है तो मुद्रा कोष को इसकी सूचना ही देनी होती थी केवल, क्योंकि आईएमएफ 10% तक के वृद्धि या कमी के लिए कोई विरोध नहीं था, बस उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो आईएमएफ को। और लेकिन यदि आप 10 से 20% के मध्य मान लो, 13%, 18%, 20% या 19 हो गया, 15% के मध्य तक होता है, तो उसके लिए आईएमएफ जो है वो एग्री भी हो सकता है और डिसएग्री भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए क्या करना होगा, परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, और एप्लीकेशन देने के बाद में आईएमएफ उसका डिसीजन 72 आवर्स में बता देगा। यानी कि वो 3 घंटे लेगा और 3 घंटे में डिसीजन देगा कि आपको 13% या जितनी भी परसेंट की आप मांग कर रहे हो, वो 19% भी हो सकती है उस देश की, वो करेगा या नहीं करेगा। और यदि यह 20% से अधिक है तो फिर आईएमएफ अपने निर्णय में और भी ज़्यादा समय ले सकता था। वो 72 आवर्स की जगह और भी ज़्यादा टाइम ले सकता था। तो सदस्य देश को मुद्रा कोष की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता था, और इसका उल्लंघन करने पर उसको आईएमएफ से जो भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो बंद हो जाएंगे। कोष प्रतियोगी विनिमय अवमूल्यनों की स्वीकृति नहीं देता था, कि प्रतियोगिता के आधार पर आप विनिमय अवमूल्यन कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। उपर्युक्त व्यवस्थाएं 1971 में लोचदार विनिमय दरों की प्रणाली को स्वीकार कर लिए जाने के बाद में समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं कोष के साधनों की तरलता की, कि जब ऋणी देश अपनी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्राएं खरीदते चले जाते हैं तो ये संभव हो जाता है कि कोष के पास ऐसी मुद्राओं का बाहुल्य हो जाए जिनकी मांग कम है, तथा ऐसी मुद्राएं कम हो जाए जिनकी मांग अधिक है। तो ऐसी स्थिति में कोष क्या करता है, एक सुरक्षित कोष का कार्य करने में असफल हो जाता है वो। इसलिए ये जो असफल होने से बचने के लिए वो कुछ कार्य करता है, जिसे यदि आईएमएफ के पास किसी सदस्य देश की मुद्रा उसके कोटे से अधिक है तो वह देश अपनी अतिरिक्त मुद्रा को कोष से सोना देकर के परचेज कर सकता है, और सदस्य देश सोना देने के बदले कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य देश को कोष के पास रखी हुई अपनी मुद्रा का कुछ भाग गोल्ड या परिवर्तनशील मुद्रा देकर प्रतिवर्ष खरीदना ही होता है। तो जो ये पुनः खरीद होगी, रीपरचेजिंग होगी, उससे फंड अपना जो आईएमएफ है उसके पास साधनों में तरलता बनी रहेगी। 1970 में तरलता व्यवस्था को इसने और अधिक लिक्विड बनाने के लिए, तरल बनाने के लिए क्या किया, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की व्यवस्था कर दी। मुद्रा कोष एवं अन्य मुद्राओं की बात करें तो मुद्रा कोष के पास प्रत्येक मुद्रा की सीमित मात्रा होती है, इसलिए कभी किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो कोष के विधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कोष क्या करता है, इस प्रकार की मुद्रा को उस देश विशेष से या तो उधार ले लेगा या फिर उसे स्वर्ण के बदले में खरीद लेगा। लेकिन इससे भी समस्या न सुलझे और उसके बावजूद भी मुद्रा की मांग वही बराबर बनी रहे तो फिर वो क्या कर देता है, उसे दुर्लभ घोषित कर देता है और अन्य सदस्य देशों को उस मुद्रा का सीमित प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है। अब कोष की आय का वितरण का कार्य किस प्रकार करता है, कि कोष की आय में से प्रथम 20% तो वह उन ऋणदाताओं को देता है जिनकी मुद्रा किसी वर्ष कोष के पास उनके कोटे के 75% से कम रह गई हो। 20% तो वो उनको दे देगा, और बाकी का जो लाभ करेगा वो लाभ होगा वो सदस्य देशों में उनके कोटे के अनुपात में अपनी अपनी मुद्राओं के रूप में भुगतान कर देगा। यानी मान लो 100% लाभ में से 20% तो वो उनको देगा, उन ऋणदाता देशों को देगा जिनके पास उनके कोटे के 75% से भी कम रह गए हैं, और बाकी का जो आपका बचा 80% उसको सदस्य देशों को उनके कोटे के
रेशियो के अनुपात में उनकी मुद्रा का भुगतान कर देगा। सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने का भी ये कुछ कार्य करता है, जैसे कोष द्वारा निर्धारित दरों पर ही सदस्य देशों के विनिमय बाजार में विदेशी मुद्राओं के लेन देन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चालू दायित्व अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के संबंध में कोई भी देश भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा और कोष से ली गई राशि का प्रयोग कोष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा। ये नहीं है कि लिया किसी और चीज़ के लिए और खर्च कर दिया किसी और चीज़ के लिए। इसके अलावा सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वर्ण का क्रय विक्रय कोष द्वारा निर्धारित करने पर ही किया जाएगा और कोष की अनुमति के बिना कोई भी देश अपनी मौद्रिक नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकता है। कि मान लो आज इंडिया को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो उसके लिए पहले आईएमएफ से अनुमति लेगा। ऋणों पर शुल्क का कार्य, कोष जिस देश को ऋण देता है उस देश की मुद्रा का भंडार कोष के पास बढ़ जाता है, बढ़ गया तो और जिस मुद्रा में वो ऋण दे रहा है उस मुद्रा का भंडार कम हो रहा है। तो फिर कोष क्या करता है कि जिस देश का मुद्रा उसके कोटे से अधिक हो जाती है वह देश मुद्रा कोष का ऋणी हो गया। तो कोई भी देश बिना आवश्यकता के बार बार ऋण न ले, इसके लिए वो क्या करता है कि जैसे जैसे मुद्रा कोष का ऋण बढ़ता जा रहा है ऋणी सदस्यों को निरंतर बढ़ती हुई दरों पर ब्याज देना होता है, यानी कि बढ़ती हुई दरों पर ब्याज लेना वसूल कर देता है वो। तो ब्याज की दर जो होगी वो ऋण की मात्रा और अवधि पर निर्भर होगी, तो ब्याज की दर के कारण कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना आसान हो जाता है और यह ब्याज दर 5% से लेकर 12.33% के बीच रहती है और अगर शीघ्र चुका दिया जाएगा तो इसकी इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी जाएगी और इसका भुगतान हमेशा आपको सिर्फ ब्याज का भुगतान जो है वो गोल्ड में करना होगा। यदि किसी देश के ऋण के किसी भाग पर 12.33% वार्षिक ब्याज लगने लगता है तो मुद्रा कोष उसे ऐसी नीति अपनाने की सलाह देता है जिससे ऋण कम हो सके और आवश्यकता पड़ने पर आईएमएफ उस देश को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने का सुझाव देता है। अप्रैल 1982 से ऋणों पर शुल्क 9.9% से बढ़कर 10.33% की गई और कुल जुलाई 1985 में इसे घटाकर 6% कर दिया गया और अब ये 9% है और एसएफ पर 3% और ईएसएफ पर 8.5% है। समता दरों का निर्धारण करने का कार्य करता है। ये किस प्रकार से कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विनिमय दरों में स्थायित्व लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य स्वर्ण तथा एसडीआर में व्यक्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश की मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण या फिर एसडीआर में निर्धारित होने से सभी देशों की मौद्रिक इकाइयों का विनिमय मूल्य निश्चित हो जाएगा। और एक सेकेंड, यह मूल्य ही क्या कहलाएगा? समता दर मूल्य। तो विनिमय दरों में अत्यधिक उच्चावचन को रोकने के उद्देश्य से समता दरों में परिवर्तन की उच्चतम और निम्नतम सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है और इन सीमाओं में ही मुद्रा के अवमूल्यन या अधिमूल्यन की अनुमति आईएमएफ देता है। मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करता है? इसके लिए सदस्य देशों को अस्थायी भुगतान असाम्यता को दूर करने के लिए संकटकालीन ऋण देता है। देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से ये ऋण दिए जाते हैं। केवल भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटे को दूर करने के लिए ही ऋण देता है। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अस्थायी घाटे को दूर करने के लिए ही संकटकालीन ऋण देता है। सदस्य देशों के लिए उनकी देशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। ऋण देते समय यह कुछ शर्तों को ध्यान में रखता है, जैसे कि फंड के जो आईएमएफ है उसके पास विदेशी मुद्राओं का भंडार शीघ्र समाप्त नहीं हो जाए। कहीं समस्त देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें, न कि केवल कोष पर ही निर्भर रहें। कोई भी देश अधिक आवश्यकता होने पर ही विदेशी विनिमय खरीद सकता है। और ऋण देने के संबंध में उसने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे किसी भी समय मुद्रा कोष के पास उस देश की मुद्रा उसके निर्धारित कोटे के 200% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा इसमें आप समझ लो कि मान लो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का अभियंश $800 करोड़ है, जिसमें से वह $200 करोड़ के रूप में रखता है और $600 करोड़ क्या कर रहा है? अपनी मुद्रा के रूप में रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह देश कोष के अधिक से अधिक 1600 माइनस 600 $1000 करोड़ के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में मुद्रा कोष से ले सकता है। यानी 200% 800 का 200% 1600 हो गया और उसमें से आपने 600 करोड़ देश की मुद्रा का घटा दिया तो $1000 करोड़ के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा के रूप में मुद्रा कोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ऋण लेने वाले देश से $1000 करोड़ की विदेशी मुद्रा उधार लेने पर
देश की मुद्रा कोष के पास 1000 प्लस 600 1600 करोड़ डॉलर मूल्य के बराबर हो जाएंगे, जो कि कितने हो जाएंगे वापस से अभी अंश के 200% के बराबर हो जाएंगे। और नवीन व्यवस्था में बढ़े हुए अंश के 150% तक प्रयोग और 3 वर्षों में 450% तक भी प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी सदस्य देश 1 वर्ष की अवधि में अपने अभ्यंश का 25% से अधिक विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकता। 1 वर्ष की अवधि में ध्यान रखना, ये 25% से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकता। परंतु जो पिछले कुछ लास्ट ईयर से उनसे 50% तक ऋण दिए जा रहे हैं, और अब अल्पविकसित देशों को भी ये छूट दे दी गई है कि अभ्यंश के बराबर का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण का उपयोग केवल उसी कार्यों में किया जाएगा जिन उद्देश्यों के लिए ऋण दिया गया है। IMF 4 प्रकार के 4 टाइप लोन देने का कार्य करता है। संकटकालीन में क्या होगा, आकस्मिक आर्थिक और राजनीतिक संकट से निपटने के लिए दिए जाते हैं, जैसे 1956 में ब्रिटेन को स्वेज नहर संकट के समय दिया गया था। और भुगतान असंतुलन की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत को 5 अरब SDR के ऋण स्वीकृत हुए हैं। स्थायित्व ऋण दिए जाएंगे। आर्थिक संकट के समय विनिमय दरों में आने वाले आर्थिक अत्यधिक उच्चावचनों को नियंत्रित करने के लिए दिए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि इन ऋणों का उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता लाना है। और इस प्रकार के ऋण IMF ने इजराइल, ब्राज़ील, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को दिए हैं। मौसमी या सामयिक ऋण, जब किसी देश को मौसमी या सामयिक निर्यातों के कारण भुगतान शेष की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, तब यह इन्हें भुगतान असमयता को दूर करने के लिए अल्पकालीन 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं, जैसे क्यूबा, एल सल्वाडोर और निकारागुआ के लिए दिए गए थे। और इस योजना के तहत भारत को भी समय समय पर बहुत अधिक मात्रा में लोन की प्राप्ति हुई है। चालू भुगतान की असमयता को दूर करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। अब विकासशील योजनाएं देश क्या करते हैं, अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक में ही काफ़ी मात्रा में पूंजीगत सामान का आयात करते हैं, करना ही पड़ता है उनको। तो इस स्थिति में भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, और उस असमयता की स्थिति को दूर करने के लिए IMF से अल्पकालीन लोन लेना पड़ता है। अब मुद्रा कोष तथा विनिमय नियंत्रण का कार्य। मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना है, और इस उद्देश्य के लिए मुद्रा कोष विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विनिमय नियंत्रण को हटाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि विनिमय नियंत्रण के कारण आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है वो रुकावट आती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, कुछ अनुमतियां देता है, जैसे संकट काल में सदस्य देश विनिमय नियंत्रण अपना सकता है, लेकिन यह नियंत्रण धीरे धीरे हटा लिया जाना चाहिए। जब सदस्य देश सदस्य देश से बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर जा रही है, तो फिर विनिमय नियंत्रण लगाकर पूंजी के निर्यात को रोक सकता है वो। इसके अलावा जब किसी देश की मात्रा दुर्लभ हो गई है, तो संबंधित देश विनिमय नियंत्रण की नीति अपनाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क का कार्य भी करता है, जैसे गेट से करता है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संघ आदि से ये संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है। सांख्यिकीय सूचनाओं का संकलन प्रकाशन का कार्य करता है, जो विश्व के सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, राजकोषीय क्रियाओं, मुद्रा एवं बैंकिंग, मूल्य स्तर, उत्पादन, ब्याज दर आदि के मामले में विश्लेषण एवं प्रकाशन करता है, जो कि इस तरीके की होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं IMF के कुछ पब्लिकेशंस की, तो वो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ईयर बुक, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मासिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स मासिक, स्टाफ पेपर्स त्रैमासिक, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट त्रैमासिक, IMF सर्रेस पाक्षिक यानी 15 वर्ष के लिए 15 दिनों का वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं IMF की वित्तीय सहायता योजनाओं की प्रगति के बारे में, प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ ऑफ IMF। फर्स्ट है नियमित सुविधाएं, देखो इसको 2 पार्ट्स में इसने बांट दिया है, नियमित सुविधाएं और विशेष सुविधाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियमित सुविधाओं को। मुद्रा का क्रय एवं पुनः क्रय की सुविधा देता है ये। अस्थायी असाम्य को ठीक करने के लिए विदेशी मुद्राओं के रूप में ऋण देता है, और ऋण देने से के इस कार्य से सदस्य देश द्वारा विदेशी मुद्राओं के क्रय का नाम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत एक सदस्य देश को अपने अभ्यंश के कितना 125% तक ऋण मिल सकता है, जो उसे 5 वर्षों में वापस चुकाना होता है। जब सदस्य देश इस ऋण को वापस करता है, तो उसे स्वदेशी मुद्रा के क्रय के नाम से जाना जाता है, रीपरचेज ऑफ ओन करेंसीज। अब यह जो हम अगर टेबल को डिस्कस करें, ये IMF की एनुअल रिपोर्ट 2005 की है। तो इसमें
पिछले 5 वर्षों में सदस्य देशों द्वारा विदेशी मुद्राओं का क्रय और अपनी क्रियाओं के पुनः क्रय को दिखाया गया है। 1997 से लेकर 2005 तक की इसमें दिखाई गई है। ऋण वचन समझौते करता है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स, कोष अपने सदस्य देशों को स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स करने की सुविधा देता है। प्रत्यक्ष रूप से मुद्राएं बेचने के अलावा आवश्यकता पड़ने पर यह क्या करता है, विदेशी मुद्राओं को बेचने का वचन भी देता है। इस सुविधा के अंतर्गत ऋण वचन मिलने पर एक सदस्य देश आवश्यकता पड़ने पर तुरंत IMF से विदेशी मुद्राएं प्राप्त कर सकता है। और ऐसे समझौते 12 माह से 18 माह की अवधि, यानी हम समझें अल्पकालीन ही समझ लो, लेकिन इन्हें 3 वर्ष तक की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इन समझौतों में प्रत्येक निकासी का भुगतान 3 से 1/4 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में करना होता है। तो इसको हम अल्पकालीन से मध्यकालीन के बीच में रख सकते हैं। अब इसकी भी टेबल दिखाई गई है। इस टेबल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कितने समझौतों की संख्या हुई इस वित्तीय वर्ष के दौरान और कितनी राशि की गई। अब जो ये आपका हम पढ़ रहे हैं सामान्य सुविधाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 3rd पॉइंट है विस्तार कोष की सुविधा। थैंक यू।